हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है विजन साइंस ऑनलाइन क्लासेस में। आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जनरल चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर कर आए हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, जनन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे जनन कहते हैं, या वंश चलाने की प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। यानी कि वह विधि जिसके द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं उसे हम लोग जनन कहते हैं। हमारा ये दूसरा प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैंगिक, एक होता है अलैंगिक। ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अब चलते हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर। पुष्प में दलपत्रों का क्या कार्य है? तो पुष्प के दलपत्र का मुख्य कार्य अपने आकर्षक रंगों और सुगंध के माध्यम से कीटों और परागकणकर्ताओं को आकर्षित करना है। यानी जो पुष्प के दलपत्र यानी पेटल्स जो भी होते हैं, उनका मुख्य कार्य अपने रंग, सुगंध आदि से कीटों को परागण के लिए अपनी ओर आकर्षित करना है। बस इतना ही दलपत्रों का कार्य है। अब चलते हमारा चौथा प्रश्न है, परागण किसे कहते हैं? वर्षा होने पर परागण पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वह प्रक्रिया जिसमें किसी पुष्प के परागकण यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें किसी भी पुष्प के परागकण परागकोश से निकलकर उसी पौधे के पुष्प या किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे हम लोग परागण कहते हैं। और वर्षा होने पर इसका यह प्रभाव पड़ेगा कि परागण की जो क्रिया होती है वो अवरुद्ध हो जाएगी वर्षा होने के कारण। इसलिए अवरुद्ध हो जाएगी क्योंकि बारिश होने के कारण जो परागकण, जो भी कीट होते हैं, परागण में सहायक होते हैं, वे बारिश के कारण इसकी ओर नहीं आ पाएंगे। इसलिए वर्षा होने पर यह प्रभाव पड़ता है कि परागण की क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। निषेचन किसे कहते हैं? तो वह प्रक्रिया जिसमें नर शुक्राणु और मादा अंडाणु युग्मक का संलयन होता है उसे निषेचन कहते हैं। यानी साधारण भाषा में जो शुक्राणु होता है और अंडाणु, ये दोनों का आपस में संलयन यानी आपस में मिल जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य में होने वाली लैंगिक संचारित रोगों का नाम लिखें। तो मनुष्य में होने वाले लैंगिक संचारित रोगों का नाम निम्न है। नंबर 1 पे है सिफिलिस, नंबर 2 पे है गोनोरिया, नंबर 3 पे है एड्स और नंबर 4 पे है ट्राइकोमोनियासिस। इसमें समझने का कुछ नहीं, ये 4 नाम है, आप याद कर लें, आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे ऐसे प्रश्न। तो हम लोग दोस्तों 7वें प्रश्न की ओर। हमारा 7वां प्रश्न है, ऋतुस्राव क्या है? इसे हम लोग मासिक धर्म भी बोलते हैं। तो इसका उत्तर है, ये महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया। तो ये जो ऋतुस्राव है, ये महिलाओं के शरीर में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हर महीने गर्भाशय जो होता है वो गर्भ धारण के लिए तैयार करता है। और यदि निषेचन नहीं हुआ तो गर्भाशय की जो मोटी परत होती है वो टूट जाती है, और टूटने का जो उसका रक्त होता है ऊतकों के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है, जिस प्रक्रिया को हम मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। तो ऋतुस्राव क्या है? तो इसे साधारण भाषा में समझ जाते हैं। ऋतुस्राव जो है ये महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें हर महीने गर्भाशय गर्भ धारण के लिए तैयार होता है, परंतु निषेचन न होने के कारण गर्भाशय की जो मोटी परत होती है टूट जाती है और उसका रक्त और ऊतकों के साथ योनि मार्ग से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग मासिक धर्म या पीरियड्स कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, लैंगिक तथा लैंगिक जनन में 5 अंतर बताएं। तो अलैंगिक तथा लैंगिक जनन के 5 अंतर निम्न है। पहले हम लोग बात करने वाले हैं लैंगिक जनन की। उसका पहला अंतर है, इस प्रकार के जनन में 2 लिंग भाग लेते हैं। इसमें 2 लिंग भाग यानी इसमें 2 व्यष्टि भाग लेते हैं। इसमें निषेचन की क्रिया होती है, यानी इसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। स्वाभाविक बात है, अगर लैंगिक जनन है तो निषेचन की क्रिया होगी। इस प्रकार का जनन
उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। यहाँ पे लिखने में प्रिंट है, जन्म की जगह जन्म लिखा गया, आप लोग ठीक कर लेना, खुद से लिख लेना, यहाँ पे जनन ही होगा, ठीक। तो इस प्रकार का जनन उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। अगला है, इस प्रकार के जनन में बीजाणु उत्पन्न नहीं होते हैं और इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। अब देखेंगे हम अलैंगिक जनन की विशेषताएं। तो अलैंगिक जनन होता है वैसा जनन जिसमें केवल एक ही व्यक्ति भाग लेते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन हो सकता है ये कि जनन की वह विधि जिसमें केवल एक ही व्यक्ति भाग लेते हैं उसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो पहला इसका गुण हो गया कि इसमें एक जीव ही यानी कि सिर्फ एक ही व्यक्ति भाग लेते हैं। अगला है, इसमें युग्मक अर्थात अंडाणु और शुक्राणु का भाग नहीं लेते, यानी कि इसमें केवल एक ही जीव भाग ले रहे हैं, तो इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग ले ही नहीं सकते इसमें साधारणतः। इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको हम लोग कहते हैं माइटोसिस, और असमसूत्री कोशिका विभाजन, जिसको हम लोग कहते हैं मियोसिस, होता है। इसके बारे में क्लास 11 में पढ़ना है विस्तार से, उसमें आप लोग जानेंगे इसके बारे में, समसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है और असमसूत्री कोशिका विभाजन क्या होता है। अब चलते हैं अगले। इस प्रकार के जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती, यानी कि अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया नहीं होती, क्योंकि इसमें अंडाणु और शुक्राणु भाग ही नहीं लेते हैं, तो निषेचन की क्रिया होगी कैसे, इसलिए इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती। और यह जनन निम्न श्रेणी के जीवों में होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, पुनर्जनन किसे कहते हैं? जनन की वह विधि जिसमें जीवों का शरीर किसी कारणवश, चाहे वो कृत्रिम हो या प्राकृतिक रूप से, दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित हो जाता है, तो प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर पूर्ण विकसित नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, उससे हम लोग पुनर्जनन कहते हैं। इस प्रकार के जनन को हम लोग अपखंडन भी कहते हैं। यानी साधारण भाषा में समझ लेना है कि जनन की वह विधि जिसमें जीवों का शरीर किसी भी कारणवश, चाहे वो प्राकृतिक कारण हो चाहे मानवकृत, उससे दो या दो से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर उसे नए जीव में परिवर्तित कर देता है, उसे हम लोग पुनर्जनन या अपखंडन कहते हैं। यानी जो भी खंड वाला भाग है, जो भी खंड, उसका प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भागों का विकास कर नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, उससे हम लोग पुनर्जनन या अपखंडन कहते हैं। इस प्रकार का जनन स्पाइरोगाइरा, प्लेनेरिया और फीताकृमि में पाया जाता है। तुम्हारा अगला प्रश्न है, द्विखंडन एवं बहुखंडन में दो अंतर लिखें। तो द्विखंडन एवं बहुखंडन में दो अंतर निम्न है। पहला है द्विखंडन। तो द्विखंडन ये जो एक प्रकार का अलैंगिक जनन है, इस प्रकार के जनन में एक व्यष्टि खंडित होकर दो का निर्माण करते, तो उसे हम लोग द्विखंडन कहते हैं। इस प्रकार का जनन अनुकूल परिस्थिति में होता है। दो अंतर कहा था, दो अंतर बता दिया हमने। इसका उदाहरण है जीवाणु, पैरामीशियम, ईस्ट, अमीबा। बहुखंडन, इस प्रकार के जनन में एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों का निर्माण करते हैं। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पे किस की जगह इस होगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। इस प्रकार के जनन में एक व्यष्टि खंडित होकर अनेक व्यष्टियों का निर्माण करते हैं। यह प्रक्रिया प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम, अमीबा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 11वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेकों लाभ हैं। पहले हम लोग देखते हैं, लैंगिक जनन में संतति में गुणों के विकास की संभावना होती है। यानी लैंगिक जनन में जो संतति होता है उससे गुणों के विकास की संभावना होती है, परंतु अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। अब है नवीन संतति, जो नए संतान होते हैं उन्हें विभिन्नता का विकास होता है लैंगिक जनन में, परंतु अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता। लैंगिक जनन के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उस स्पीशीज यानी उस जाति के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक होती है, जो अलैंगिक जनन में संभव ही नहीं है। इसलिए अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के अनेक लाभ हैं। तो आई होप आप लोगों को यह प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला 12वां प्रश्न है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है, गर्भ निरोधक युक्ति अपनाने का मुख्य कारण यह है कि जनसंख्या को रोकना, यानी इसको का उपयोग करने का मुख्य जो कारण है वो जनसंख्या को कंट्रोल करना है, जनसंख्या को कम करना।
गर्भ निरोधक से परिवार नियोजन के जरिए जनसंख्या का प्रतिबंध लगाना है, यानी कम से कम जनसंख्या, ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ाना है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों द्वारा परिवार नियोजन के विभिन्न उपायों पर शोध हो रहे हैं तथा समय समय पर परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न साधनों का प्रादुर्भाव भी हो रहा है। गर्भ निरोधक के कई उपाय किए गए हैं, जैसे प्राकृतिक विधि, संयम मैथुन क्रिया में अवरोध, मैथुन की सामंजस्य अवधि यानी के कंडोम, गर्भ निरोधक गोलियां तथा सर्जिकल विधि आदि। पति पत्नी के लिए अपने द्वारा उत्पन्न किए संतानों को उचित लालन पालन, उनकी शिक्षा का उचित प्रबंधन, उनको आवश्यक सुख सुविधा देने के लिए यह जरूरी है कि उस परिवार में सदस्य की संख्या सीमित है। इसके लिए कारगर योजना की आवश्यकता होती है, जिसे परिवार नियोजन कहते हैं। इसी कारण गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाई जाती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इनमें समझाने की कुछ खास है नहीं, इनमें सब जो है तो डिटेल में दिया हुआ है। आप लोग इससे अच्छे से पढ़ें, लिखें और नोट करें। आपके बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न। तो हमारा अगला 12वां प्रश्न है, कायिक जनन क्या है? तो जनन की वह विधि जिसमें पौधे का कोई कायिक या वर्दी भाग उससे विलग होकर नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कायिक जनन कहते हैं। इसका उदाहरण है आपको गुलाब। गुलाब कायिक जनन का ही उदाहरण है और आलू भी है, इसी का उदाहरण है। आई होप वीडियो आप लोग अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों के पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।